हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम आपके सामने अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि सैंपल पेपर से कराए जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको बताया गया है द फिगर शो द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी यहां पर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है ऑफ एसी सोर्स। ये एसी सोर्स का बेटा, इसमें क्या करना, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। आइडियल इंडक्टर हैज द सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज। आइडियल इंडक्टर के पास में भी 100 हर्ट्ज पर सेम रिएक्टेंस है। ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, वहां पर भी हमें इंडक्टर की इंडक्टेंस निकालनी है, यहां पर कैपेसिटेंस निकालनी है। ड्रू द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी। देखिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि यहां पे दिया गया है और एग्जाम में भी काफी टाइम पूछा गया है। ये PYQ ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए। देखो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी, जैसे हमें दे रखा है XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। ठीक है बेटा, ये होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc। देखो, XC इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/2πfc, 2πfc। तो हमें C निकालना बेटा। जब C निकालना है, क्या करेंगे बेटा, C इज इक्वल टू 1/2πfxc, 2πfxc हो जाएगा। अब हमें F चाहिए और XC चाहिए, वैल्यू बाकी सभी दे रखी है, तो C की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, यहां पर 3 पॉइंट रखे हैं, 1 2 3। तीनों पॉइंट्स में से किसी को भी ले लीजिए। देखो, अगर हम इसको लेके चलते हैं 100 वाले को या 200 वाले को या 300 वाले को, तो 100 के लिए जो रिएक्टेंस होगा 6 होगा, 200 के लिए रिएक्टेंस होगा 3 और 300 के लिए रिएक्टेंस होगा 2। तो हम चलो 100 के लिए लेते हैं। तो यहां पर 100 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी रखी बेटा, F इजिकल टू 100 हर्ट्ज और रिएक्टेंस कितना रखा, XC इजिकल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा, C इजिकल टू 1/2π, F की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। तो C इजिकल टू हो जाएगा 1200π। ठीक है ना, क्योंकि 600 इंटू 2 1200π। तो C की वैल्यू जो आ गई है 1/1200π फेरड। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या है, एन आइडियल इंडक्टर हैज द सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज पर जो आइडियल इंडक्टर है उसकी भी वैल्यू सेम है। तो देखो, बी क्वेश्चन हम लेके चलेंगे बेटा। देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 100 हर्ट्ज, तो XL जो है XC के बराबर है। XL किसके बराबर है, XC के बराबर। तो XL की वैल्यू कितनी बेटा, XC के बराबर, जो कि कितनी है 6। देखो, 100 हर्ट्ज पर रिएक्टेंस कितनी बेटा 6 है। तो XL बराबर XC इजिकल टू 6 हो गया। तो XL की वैल्यू कितनी होती है, ωL। तो देखो, ωL हो सकता है 2πfL। तो L निकालने के लिए कितना हो जाएगा, XL ओवर 2πf। देखो, XL 6 और 2πf कितना हो जाएगा, 2πf कितना बेटा 100 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स 3/100π। ये हो जाएगा इतना हेनरी। ठीक है ना। तो जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आई है 3/100π और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आई है 1/1200 फेरड। ठीक है ना, 1200π फेरड आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एक बार नोट डाउन करेंगे बेटा, फिर इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद इंडक्टर, देखो XL जो होता है वो होता है ωL।
फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई एफ एल। तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो एक्स एल के लिए जो ग्राफ बनेगा बेटा, एक्स एल और एफ वो होगा बेटा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम इसी प्रकार जैसे कैपेसिटेंस के लिए लेंगे तो एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो यहां पर जो एक्स सी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है बेटा, जब एफ है तो देखिए इस प्रकार ग्राफ बनेगा एक्स सी और एफ के लिए इस प्रकार का ग्राफ। ठीक है ना, जो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है ना, कैपेसिटेंस के लिए जो ग्राफ है वही है। लेकिन अगर हम बात करने लग जाए बेटा एक्स सी और 1 अपॉन एफ के लिए तो वो जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बताया गया है ए सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज। एक एसी वोल्टेज है जिसका वैल्यू इधर रखिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर। जैसे हमारे पास में एक प्योर इंडक्टर ले लिया बेटा हमने, ये रहा, ठीक है, ये एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया हमने, ये रहा बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। Derive the expression for the instantaneous current in the circuit, also the average power dissipated in the circuit। बेटा इसकी वैल्यू कितनी? L। ठीक है, हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस के एक फॉर्मूला होता है बेटा जिसके द्वारा हम निकालते हैं। देखो आपको एक टर्म बता देता हूं, जैसे फाई इज इक्वल टू होता है सेल्फ इंडक्टेंस में एल आई, और डी फाई ओवर डी टी निकालते हैं ना इसका, तो ये हो जाता है डी ओवर डी टी ऑफ एल आई दैट इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू होती है ई के बराबर। ठीक है ना, तो ये जो होता है ई बराबर में एल डी आई ओवर डी टी। लेकिन ध्यान रखना यहां पर लेंथ लो लगाते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, ये रहा। तो ये जो है हमारा इस प्रकार का एक इक्वेशन आ जाती है। तो ई बराबर में एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है बेटा, देखो बाई किरचॉफ्स लॉ, देखो जब किरचॉफ्स लॉ इस ग्राफ में हम यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा? ई बराबर में एल डी आई ओवर डी टी। हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना कि नेगेटिव साइन वाली। ठीक है, नेगेटिव साइन को हम हटा देते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर e की वैल्यू कितनी रखी है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब एल को इधर लेके आएंगे बेटा, डी टी को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी आई। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं बेटा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई। अब डी आई का आता है बेटा आई, कितना आता है? आई। ई नॉट अपॉन एल तो ये हो गया बेटा हमारे पास में, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी का कितना आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन, ये अपॉन में पहुंच जाता है, ये हो जाएगा इस प्रकार। तो आई इज इक्वल टू माइनस में ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। आपको पता है कि साइन 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? कॉस थीटा। अब यहां पर इस प्रकार इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस की जगह हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस में ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस में ओमेगा टी। और आपको एक फॉर्मूला याद हो, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा
ये पूरा टर्म थीटा है माइनस साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक बार नोट डाउन करेंगे इसे। देखिए बेटा, अब हमारे पास में जो इक्वेशन है ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन। तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू। हमारे पास में ई की इक्वेशन क्या थी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये जो है यहां पर पोटेंशियल आगे है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे है, तो इसके लिए जो ग्राफ है वो भी हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। पहले इसको बता देते हैं, आई नॉट की वैल्यू कितनी आई बेटा, यहां पे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल आई है बेटा। तो आपको पता है ओम्स लॉ यूज करते हैं तो क्या होता है, बाई ओम्स लॉ आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल, और यही है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस, इंडक्टर, ये क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है बेटा, ओमेगा एल। ठीक है ना, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, ओमेगा की वैल्यू होती है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहां पे जो एक्सएल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो एक्सएल और एफ के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा, एक्सएल और एफ के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे ई इज लेग्ड अहेड बाई पाई बाई टू। कितने से बेटा, पाई बाई टू। इसमें पाई बाई टू का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई टू। तो यहां पे लिखेंगे बाद में, और 1/4 साइकिल। ठीक है ना, विद किसके साथ में, ई, आई के साथ में बेटा, है ना, आई के साथ में लेग्ड अहेड होगा बाई पाई बाई टू और 1/4 साइकिल। 1/4 साइकिल वो आगे रहने वाला है। या हम लिख सकते हैं, इधर लिखता हूं बेटा, ठीक है ना, आई इज लेग्ड बिहाइंड बाई पाई बाई टू और 1/4 साइकिल। ठीक है ना, विद ई। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैंने इसको आपको लिख के बता दिया। तो यहां से बाद में आगे कराएंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसका लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम, ठीक है बेटा। फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम पहले वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है ना, ये है v या i ले सकते हो, ठीक है ना, और ये होगा ओमेगा t। ठीक है, अब यहां पर जो v की वैल्यू है या e की वैल्यू है, या हम e लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार है। यहां पे ओमेगा t एंगल बना रहा है, ये है e इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा t, या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा t। वो है पाई बाई टू पीछे, पाई बाई टू पीछे बेटा, यहां पर ये बनाइए इस प्रकार, तो ये एंगल बनाएगा यहाँ पे पाई बाई टू। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू। तो ये वाला डायग्राम आपको फेजर डायग्राम होगा। ठीक है ना, अब ग्राफ बनाते थे, v या i वर्सेस ओमेगा टी। देखिए बेटा, यहां पर v की वैल्यू है इस प्रकार, ठीक है, ये है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन i कितना, पाई बाई टू पीछे है, तो पाई बाई टू पीछे बेटा यहां से ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू, ठीक है ना। ये ग्राफ हमारा होगा, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। इसमें जो पावर, एवरेज पावर जो पूछी है उसको बता देते हैं। इसमें क्या है, देखो ई की वैल्यू रखी है हमारे पास में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू। अगर हमें इसे फेज डिफरेंस निकालिए, फेज डिफरेंस, ठीक है, फाइव कितना होगा, इस एंगल में से इस एंगल को घटाइए तो ओमेगा टी माइनस में पाई, इसमें से घटाइए बेटा, ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू, कट गया बेटा। तो फाइव की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई टू। तो पावर डिसिपेटेड निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड, पावर कितनी खर्च हुई है। तो P इक्वल टू होता है बेटा V नोट आई नोट अपॉन टू कॉस फाइव, फाइव क्या फेज डिफरेंस है बेटा, या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है बेटा। देखो वी आर एम एस आई आर एम एस ई आर एम एस जो है दोनों सेम है, ध्यान रखना कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं कभी वी आर एम एस यूज कर रहा हूँ, कभी आई आर एम एस यूज कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ये मत कहना कि ये क्या लिख दिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम पावर निकालेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो। तो P बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बताया गया है प्रूव दैट द आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर डू नॉट डिसिपेट एनर्जी, या एनर्जी एंड पावर, ठीक है बेटा। डिसिपेट पावर, ठीक है, ठीक है, करेंगे बेटा। लेकिन देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने कई बार करा चुके हैं, इसमें हमें फेज डिफरेंस चेक करना होता है। तो फेज डिफरेंस के लिए हम बताते हैं आपको बेटा, फॉर कैपेसिटर क्या होता है, फॉर कैपेसिटर E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू कितना होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस निकालते हैं वो होता है बेटा पाई बाई टू। कैसे निकल के आता है, देखो ऐसे निकल के आता है, ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू माइनस में ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी हट जाएगा, बचाएगा पाई बाई टू। फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए क्या करेंगे बेटा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन I की वैल्यू कितनी होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू। तो यहाँ पे भी जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू निकल के आता है, ठीक ना। लेकिन पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी नोट आई नोट अपॉन टू कॉस फाइव। तो P इज इक्वल टू कितना था, वी नोट आई नोट कॉस पाई बाई टू, ठीक है, दोनों के लिए यही आएगा। तो ये कितने हो जाएगा बेटा, पावर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब हम एनर्जी निकालेंगे, जो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, P इंटू टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि पावर कितनी है, जीरो है, तो एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर के लिए डिसिपेट पावर एनर्जी जो होती है जीरो होती है, या कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, या पावर डिसिपेट नहीं होती है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है, एन इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर ऑफ 400 माइक्रोफेड एंड अ रेसिस्टर ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे हमने तीनों लिए हैं बेटा, पहला है इंडक्टर, दूसरा है बेटा कैपेसिटर, तीसरा है रेसिस्टेंस, कनेक्ट कर दिए गए सीरीज में टू एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट। इसके साथ में एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। क्लियर है। फाइंड द एंगुलर, देखो फाइंड द, देखो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का तो फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो समझाता हूं आपको क्या होगा। वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इन द सर्किट, क्यू फैक्टर भी एग्जाम में आएगा, आ सकता है, कई बार ऐसा कुछ देखा गया है, तो इसलिए क्यू फैक्टर भी मैं आपको समझाता हूं बेटा, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये है एल, ये है सी, ये है आर। इसमें जो मैक्सिमम, पहले रेसिस्टेंस की बात करते हैं, रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जिसे इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंपीडेंस के लिए क्या बोलते हैं, जेड इजिकल टू, तो इसका जो रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्सएल, इसका कितना होता है एक्ससी, इसका कितना होता है आर होता है केवल, ठीक है ना। तो जेड इजिकल टू होता है कितना होता है बेटा, मान लीजिए एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, एक्ससी की वैल्यू कम है, या एक्ससी की वैल्यू ज्यादा है, एक्सएल की वैल्यू कम है, तो उसी हिसाब से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं एक्सएल नियरली इक्वल टू एक्ससी, मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है, इसका मतलब होता है कि एक्सएल में से एक्ससी को घटा सकते हैं, या एक्ससी में से एक्सएल को घटा सकते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है उसमें से, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में ये आ गया बेटा, तो एक्सएल माइनस एक्ससी प्लस आर स्क्वायर, ये वाला पॉइंट हमने दे रखा है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा पावर डिसिपेट कब होगी बेटा, जब उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है मैक्सिमम करंट फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो को होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो कब होगा बेटा, जब एक्सएल नियरली इक्वल टू एक्ससी जो है वो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तभी होगा, ध्यान रखना बेटा। तो ये आ जाती है बेटा रेजोनेंस कंडीशन पर, किस पर आ जाती है, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन आ गया, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, इसको इधर लेके आएंगे, ओमेगा को इधर लेके आएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट में 1 अपॉन एल सी, ठीक है ना। एल की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है बेटा, एल की वैल्यू है 200 मिली हेनरी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब देखो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 400 माइक्रोफेड, तो 400 का मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 9, कितना हो जाएगा बेटा 9। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 टू द पावर 9 अपॉन 4 टू जा 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 अपॉन 8, 10 टू द पावर 5 अपॉन 8 अंडर रूट में ओमेगा की वैल्यू, ठीक है ना। इसको और छोटा करना चाहें तो इसको अभी करते हैं बेटा, ठीक है ना, 10 टू द पावर 5। पहले बेटा अब हमारे पास में जो ओमेगा की वैल्यू है वो है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 टू द पावर 5 अपॉन 8, इसको लिख सकते हैं बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 अपॉन 8 अंडर रूट में, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 10 टू द पावर 2 बाहर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 5 से 2 से 5 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 और 4 का हो जाएगा 2, तो ये है 100, 100 में 2 का डिवाइड देंगे तो 50, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 50 रूट 5, ठीक है, पर मीटर पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो ये आएगी बेटा, ठीक है ना, पर सेकंड ये हो जाएगी। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बी वाला पार्ट है, एफ इजिकल टू कितना होगा, ठीक है ना। हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 50 रूट 5 अपॉन 2 पाई, दैट इज द फाइनल आंसर। या लिख सकते हैं हम इसको 2 से 25 टाइम्स, तो 25
√5/पाई, इतनी हर्ज। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते बेटा? देखो सी क्वेश्चन है हमारा, क्वालिटी फैक्टर Q इजिकल टू कितना होता है? Q कैपिटल Q लिखेंगे बेटा, 1/r √ में L/c। तो Q इजिकल टू 1/r, r कितना बेटा? 10, √L कितना बेटा? 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ 400 × 10⁻6। 0 से 0 कट गया बेटा, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000। तो 1/10 √ में 2000/4, 4 से 4 5 जा 20, 500 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/10। Q इजिकल टू 1/10 √ में 500। इसको लिख सकते हैं बेटा, 500 को 10 √5/10, 10 से 10 हट जाएगा तो √ में 5 आएगा क्वालिटी फैक्टर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें समझाया गया है द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स आर 20 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट। देखो बेटा, पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। VR कितना दे रखा है बेटा? 20 वोल्ट। VL इंडक्टर का कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। VC कितना दे रखा है? 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट। देखो सबसे पहली बात, जो यहां पे इंडक्टर दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, उन सभी को एक AC सोर्स के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है ना, ये है L, C, ये R, तो ये हो गया LCR सर्किट। बेटा LCR सर्किट के लिए हमने अभी इंपीडेंस निकाला था, इंपीडेंस की वैल्यू निकाली थी बेटा, Z इजिकल टू XL माइनस में XC, मतलब माइनस तो वो होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए नियरली इक्वल टू कर लेंगे, इज स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर √, ये आया था। इसी प्रकार हमारे पास में इसका जो वोल्टेज निकल के आता है वो होता है बेटा V इजिकल टू VX VL। देखो VL कम है, VC ज्यादा है, तो VC माइनस VL करेंगे। यहाँ पर हमें पता है अभी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसलिए VC माइनस में VL का होल स्क्वायर प्लस में VR का होल स्क्वायर का √। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। तो हम यहां पे पुट करेंगे वैल्यू बेटा, तो ये कितने हो जाएगी बेटा? V इजिक्वल टू VC 30 माइनस में 15 का होल स्क्वायर प्लस में 20 का होल स्क्वायर का √। ठीक है बेटा, तो V इजिक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 225 प्लस में ये इसका कितना होता है? 400। तो V इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में? 625, दैट इज इक्वल टू 25 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बताया गया है ए सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इंक्रीज, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इंक्रीज होती है, द करंट फर्स्ट इंक्रीज, उसमें क्या होता है? करंट पहले बढ़ता है, एंड देन डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी कंप्राइज द सर्किट। तो सर्किट किस किस से मिलकर बना हुआ होगा, तो वो हमें फाइंड करना बेटा। देखो बेटा, पहले देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पहले करंट क्या होता है? बढ़ता है। देखो जैसे फ्रीक्वेंसी क्या हुई? बढ़ी, तो क्या हो जाएगा? पहले करंट बढ़ेगा, देन घटेगा। तो ये होता है LCR सर्किट में। क्या होता है बेटा? LCR सर्किट में। ये तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा बेटा? LCR सर्किट। क्यों होगा? क्योंकि LCR सर्किट में जो करंट निकालते हैं बेटा, करंट की वैल्यू होती है V इजिकल टू V अपॉन,
तो एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर का होल स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये हमारी करंट की वैल्यू आती है। तो इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ होता है हमारे लिए, जो है ये ओमेगा आर। ठीक है बेटा, ये है आई करंट। तो पहले क्या हो जाएगा, करंट बढ़ेगा इस प्रकार का, फिर घट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी ग्राफ जो है वो इस प्रकार का आएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।